हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू क्लास 10th साइंस इंग्लिश मीडियम RVSC। तो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर 7 इज गोइंग ऑन। इन दिस चैप्टर today's our topic is रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को गिवन या रिटन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो का ध्यान दिलाता हूँ स्टूडेंट्स। तो रदरफोर्ड ने अपना जब एटॉमिक मॉडल दिया था तो इस एटॉमिक मॉडल को देने से पहले उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट को बोला था हमने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसने कुछ कंक्लूजन निकाले। क्लियर है ना? अपना जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, उससे उसने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कुछ कंक्लूजन दिए। और जब कंक्लूजन उन्होंने दे दिए थे तो उसके बाद उन कंक्लूजन के बेसिस पर ही रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया था। तो स्टूडेंट्स, कंक्लूजन में रदरफोर्ड ने हमको बता दिया था कि एटम का मोस्टली पार्ट तो कैसा होता है, बैक एंड होता है। और बैक एंड होता है, इसका पता लगा था उसके कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो विदाउट डेविएशन के स्ट्रेट लाइन में पास हो गए थे। फिर उसने बताया था कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज्ड एरिया होता है वो सेंट्रलाइज होता है, वो सेंटर में एक ही जगह पर प्रेजेंट होता है। पूरे एटम के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज जो होता है। और ये कंक्लूजन उसने जो दिया था वो किस ऑब्जर्वेशन से दिया? उसने देखा था कि जो अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए थे वो बहुत ही लेस एंगल पर डेविएट हुए थे। तो लेस एंगल पर डेविएट हुए थे, दैट मीन्स वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा कोई फोर्स, रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट है जो उन अल्फा पार्टिकल्स को रिपल्स करता है, इसलिए वो डेविएट हुए थे। और स्टूडेंट्स, उसने न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया था इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था तो उसके लिए उसने अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो थर्ड देखा था। थर्ड ऑब्जर्वेशन में उसने देखा था कि approximately 20,000 of alpha particles, out of 20,000 alpha particles, one alpha particle deviate at 180 degree angle। तो 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पर डेविएट हुआ। इट मीन्स वो एटम के अंदर एंट्री किया और एटम से उसका कॉलिजन हुआ, कॉलिजन करके वो एकदम बैक हो गया 180 डिग्री पर। ठीक है ना? तो इसको देखकर उसने बोला था कि एटम का जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल जो पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम है वो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। और उस सेंट्रल पार्ट को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कहा था। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना होगा कि न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डायमीटर भी बताया था। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर एंड डायमीटर ऑफ एटम इज एल्सो 10⁻⁻10 मीटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो एटम से बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है ना? तो इन सभी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बेसिस पर रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल वो दिया था उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। क्लियर है ना? न्यूक्लियस मॉडल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने अपने इस एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया था। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को रिटर्न करते हैं। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं भैया। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसको नोट करते हैं। ठीक है ना?
on the basis of conclusion of गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट्स। गोल्ड फॉयल जो एक्सपेरिमेंट्स था उसके जो कंक्लूजन थे उनके आधार पर ही रिप्रेजेंटेड, या रदरफोर्ड लिख दो, रदरफोर्ड रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल। फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल, इसने जो अपना मॉडल दिया था वो उसकी पोस्टुलेट्स यहाँ पर मैं नोट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, आप लोगों को तो ध्यान में रखना है उसके एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन को, और ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए ही हम यहाँ पर इसका एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट नोट करते हैं। क्लियर है ना? तो देखो, फर्स्ट जो पोस्टुलेट था इसका, उसमें इसने बताया था कि एटम्स के अंदर से मोस्टली अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में पास हो गए, और उसको देखकर उसने जो कंक्लूजन दिया था उसने बताया था कि मोस्टली पार्ट एटम का बैक एंड होता है। तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट एरिया होता है वो कहाँ पर होना चाहिए? सेंटर में। उसको क्या बोला था? न्यूक्लियस। ठीक है ना? तो देखो, फर्स्ट है द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम। एटम का जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज और मास होता है वो कहाँ होता है? कंसंट्रेटेड एट इट सेंटर्ड। एटम कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, इट्स सेंटर कॉल्ड, इस सेंटर को क्या बोला था इसने? न्यूक्लियस बोला था। न्यूक्लियस ही बोला था ना? तो देखो, उसने अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में न्यूक्लियस को डिफाइन कर दिया और बता दिया कि एटम का जो मोस्टली पॉजिटिव पार्ट होता है और उसका जो मास होता है वो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, और सेंटर में प्रेजेंट जो है उस वाले एरिया को उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। एटम का मोस्टली पार्ट कैसा बताया इसने? एम्प्टी बताया। अब वो एम्प्टी जो पार्ट है वो किस काम आता है? इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स विद हाई स्पीड। इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स इन हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ। हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ। जो एटम का मोस्टली पार्ट बैकेंट है, उस बैकेंट पार्ट में क्या होता है? उस बैकेंट पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई स्पीड में मूव करते हैं, और हाई स्पीड में जो मूव करते हैं उनका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर। सर्कुलर पाथ में ये मूवमेंट करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि एटम का जो पार्ट खाली है, मोस्टली पार्ट जो एम्प्टी है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव्स करेंगे सर्कुलर पाथ में। ठीक है ना? दीज सर्कुलर पाथ, ये जो सर्कुलर पाथ है इनको इसने एक नाम दिया, दीज सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट।
इस सर्कुलर पाथ को इसने क्या नाम दे दिया, ऑर्बिट बोल दिया, ठीक है ना। देखो थर्ड है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस बात को थॉमसन ने भी बताया था। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। सो इट इज कन्फर्म दैट इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता है, कंफर्म किया जाता है कि एच मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम, as many electrons are there in an atom जितने इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होते हैं प्रेजेंट, एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर number of protons are present in nucleus, देखो रदरफोर्ड ने भी ये प्रूव कर दिया कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम के अंदर जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसके न्यूक्लियस में। और स्टूडेंट्स आपको मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो एटम ऑलरेडी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये these three postulates are given by Rutherford and this is called atomic model of Rutherford। क्लियर। अब देखो इस एटॉमिक मॉडल को हम किस तरह से एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। इन्होंने बताया क्या, एटम जो है वो एक स्फीयर है, ये तो हमको पता लग ही रहा है। एटम क्या है, एक स्फीयर। इसमें इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मोशन कहाँ करते हैं, सर्कुलर पाथ में। तो मैं सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन को मोशन करा रहा हूँ, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बीच में क्या शो करना है बताओ, हमको बीच में शो करना है इसका पॉजिटिव पार्ट। तो देखो ये तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये क्या हो गए स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है प्रेजेंट, प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, नोट कीजिए आप। स्टूडेंट्स आपको यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूँ कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है इसको कंसीडर्ड किया गया या इसका कंपैरिजन किया गया सोलर सिस्टम से। तो देन वी कैन से दैट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज कंसिडर्ड एज सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम की तरह इसको कंसिडर किस तरह से किया गया। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि सोलर सिस्टम में यहाँ पर सन है और सन के अराउंड ऑर्बिट्स में सर्कुलर पाथ होता है। जो प्लैनेट्स होते हैं, ये प्लैनेट है कोई, और ये प्लैनेट एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है सन के अराउंड, करता है कि नहीं करता है। अदर प्लैनेट भी सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, ये भी कोई प्लैनेट है। तो आपके सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं। तो
ठीक इसी प्रकार से एज इट इज, रदरफोर्ड ने बोला कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं, बोला था ना। तो जिस तरह से सन सभी प्लैनेट्स को एट्रैक्शन फोर्स के कारण अपनी ओर अट्रैक्टिव करके रखता है और उनकी जो ऑर्बिट है वो फिक्स रहती है, कोई भी प्लैनेट अपनी ऑर्बिट को छोड़कर नहीं जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर न्यूक्लियस जो है ये अपना अट्रैक्शन फोर्स रखता है इलेक्ट्रॉन पर, दोनों पर अपोजिट चार्ज है ना इसलिए, और अट्रैक्शन फोर्स रखता है तो ये एक भी इलेक्ट्रॉन अपनी सर्कुलर पाथ को छोड़कर अदर वे में मूव नहीं कर सकता। तो दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है ना। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं एज सोलर सिस्टम, कर सकते हैं ना। तो मैं देखो 2 लाइन यहाँ पर नोट कर ही देता हूँ, दिस इम्प्लाइज लगा के नोट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, और आप लोग इसको ध्यान भी रखोगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैन बी कंसीडर एज सोलर सिस्टम। ठीक है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को सोलर सिस्टम की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं। इन दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस। इन दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मूव करते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ। क्लियर करते हैं कि नहीं करते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड, इन डिफरेंट ऑर्बिट्स इन द सेम वे, इन different orbits in same way, in a same way as different planet move in, as different planets move in different orbit, planets move in different orbits around the sun, around the sun। क्लियर है ना? जिस तरह से सूर्य के चारों ओर जो प्लैनेट होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक उसी प्रकार रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। ऑर्बिट्स कितने भी हो सकती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑर्बिट्स हो सकती हैं। ठीक है ना? जिस तरह से ये मार्स का ऑर्बिट है, ये अर्थ का ऑर्बिट है, कोई मरकरी का ऑर्बिट है, इस तरह से सबका ऑर्बिट अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स भी कैसे हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन कर दिया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर थोड़ा सा चेक करते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है उसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की ड्रॉबैक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? आप इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में डालता हूँ,
limitations of Rutherford मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशंस रह गई थी, और वो लिमिटेशंस क्या हैं? इसकी पहली लिमिटेशंस है स्टूडेंट्स कि ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये नहीं बता पाया कि एटम स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है। और अगर ये स्टेबल बताते हैं तो उसका रीजन नहीं बता पाए, अनस्टेबल बताते हैं तो एटम अनस्टेबल हो ही नहीं सकता। आपको पता ही है विदाउट एटम के नेचर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका कोई रीजन नहीं बता पाए। सेकंड, इसकी जो लिमिट थी वो क्या थी? इट कुड नॉट मेक क्लियर द इट कुड नॉट मेक क्लियर द इलेक्ट्रॉन क्लियर द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। क्लियर द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर को नहीं बता पाए, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को। अब देखो कैसे नहीं बता पाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर को किस प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो देखो एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल। साइंटिस्ट नेम क्या है? मैक्सवेल। मैक्सवेल कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में इस तरह से मोशन कर रहा है, इस तरह से मोशन करता रहेगा सर्कुलर पाथ में, और इस तरह से वो मोशन कर रहा है स्टूडेंट्स, तो क्या हो रहा है बताओ? मैक्सवेल कहता है कि सर्कुलर पाथ में मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। सर्कुलर पाथ में मोशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को डिक्रीज करता है, और एनर्जी को जब वो डिक्रीज करेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो स्लोली नियर बाई आता जाएगा किसके? न्यूक्लियस के। तो ऐसे समझते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये एक डायमीटर दे दिया आपको, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग खड़े हो और यहाँ से कोई भी एक स्टूडेंट रेस स्टार्ट करता है। बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ से कोई आदमी रेस स्टार्ट कर रहा है और वो इस तरह से रेस भाग रहा है, ठीक है ना। ये दौड़ करेगा, रेस करता है। ये कब तक रेस करेगा इसी डायमीटर में बताओ? तब तक उसके पास एनर्जी है जब तक ये रेस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। जब तक इसके पास एनर्जी है तब तक ये रेस करेगा, लेकिन क्या इसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी? इसकी एनर्जी का लॉस तो होगा, और जब इसकी एनर्जी का लॉस होगा तो ये अपने इस डायमीटर को छोटा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और यहाँ पर कितनी देर ये रेस लगाएगा, यहाँ भी इसकी एनर्जी लॉस होगी, ये फिर से अपना डायमीटर लॉस करेगा, लेस करेगा, डायमीटर फिर लेस करेगा, और इस तरह से अपना ये डायमीटर लेस करता 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 हुआ सेंटर में आकर खड़ा हो जाएगा। जब ये बिल्कुल भी इसके बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी
तो ये सीधा सीधा कहाँ पर आकर खड़ा हो जाएगा, सेंटर में। क्लियर, बात समझ आ गई। स्टूडेंट, हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है इस तरह से, ठीक है। और सर्कुलर पाथ में जब ये मोशन कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इमिटेड नहीं करेगा क्या? और जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इमिटेड करेगा तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, और जब वो एनर्जी डिक्रीज होगी तो ये अपना ये डायमीटर कम करेगा। भाई माना इलेक्ट्रॉन के पास 100 कैलोरीज की एनर्जी है, प्रोटॉन के पास भी 100 कैलोरीज की एनर्जी है, ठीक है। दोनों के बराबर दोनों के पास इक्वल एनर्जी है, इसलिए ये अपने अपने स्थान पर डटे हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन को तो मूव करना है, और इलेक्ट्रॉन को मूव करना है तो ये मूव करने में इसकी एनर्जी खर्च होगी कि नहीं होगी? और जब इसकी एनर्जी माना 10 किलो कैलोरी खर्च हो गई तो 90 कैलोरी इसके पास रह गई, तो अब ये अपना डायमीटर क्या कर देगा, छोटा कर देगा। फिर भी खर्च होगी, फिर 80 कैलोरीज रह जाएगी, 70 कैलोरी रह जाएगी, 50 रह जाएगी, 40 रह जाएगी, 20 रह जाएगी, 10 रह जाएगी, और लास्ट में पूरी एनर्जी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में घुस जाएगा ना, न्यूक्लियस के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? अब ये न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा तो न्यूक्लियस में जब इलेक्ट्रॉन एक्सटेंड करेगा तो एटम का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, एटम नहीं बचेगा, फिर वो तो ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, डस्ट हो जाएगा। जबकि ऐसा आज तक नहीं हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है। और इस बात को मैक्सवेल ने जब कहा रदरफोर्ड के सामने, तो रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और वो नहीं बता पाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर जब मूवमेंट करते हैं तो उनकी एनर्जी का लॉस होता है या नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में एंट्री कर जाते हैं या नहीं करते हैं। इस चीज के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड नहीं दे पाए। तो स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं हम कि इट कुड नॉट मेक क्लियर द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को रदरफोर्ड क्लियर नहीं कर पाए थे। तो ये इनकी ड्रॉबैक्स कह सकते हो या इनकी लिमिटेशंस कह सकते हो रदरफोर्ड की। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आप इजी वे में ये साइंटिस्ट का नेम ध्यान रखेंगे, और साइंटिस्ट का नेम ध्यान रखने के साथ साथ आपको ये बताना भी है कि किस तरह से मैक्सवेल ने इसकी जो मॉडल था उसको खंडन किया, उसको डिस्पोज किया था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आपने आज यहाँ पर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल और लिमिटेशंस को स्टडी किया है। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर यहाँ पर लिमिटेशंस आ गई, यानी कि ड्रॉबैक्स रह गई। तो अब भी एटम की जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर नहीं हो पाई है। एटम की स्ट्रक्चर अगर अब भी क्लियर नहीं हो पाई है तो इस एटम के स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, और उनका नेम है नील्स बोहर। और नील्स बोहर ने एटम की स्ट्रक्चर के लिए अपनी कुछ पोस्टुलेट दी थी, और उन सभी पोस्टुलेट्स को स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पोस्टुलेट को आपको एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन, ओके।